अच्छा, तो आज हमारे पास ये जानकारी है साइक्लोट्रॉन पर। हम्म चलिए देखते हैं कि ये मशीन आखिर है क्या, काम कैसे करती है और ये इतनी जरूरी क्यों हुई। हम्म और देखिए, एक बात तो शुरू में ही ध्यान खींचती है। अर्नेस्ट लॉरेंस ने इसे 1929-30 के आसपास बनाया हाँ और सिर्फ मतलब 9-10 साल बाद 1939 में उन्हें इसी के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। साइक्लोट्रॉन वो असल में एक तरह का कण त्वरक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर। कण त्वरक, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करता है कि जो चार्ज वाले कण होते हैं ना, उनको लेता है और उन्हें एक कह लीजिए गोल चपटे वैक्यूम चेंबर के सेंटर से शुरू करके सेंटर से, हाँ, और फिर बाहर की तरफ एक घुमावदार मतलब स्पाइरल रास्ते पर दौड़ाता है, और तेज और तेज। ओह अच्छा, ये तरीका तो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो सीधे रास्ते वाले त्वरक होते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर, जी उनमें तो कण बस एक ही बार उस एक्सेलरेटिंग गैप से गुजरते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन साइक्लोट्रॉन में एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो कणों को ऐसे गोल गोल घुमाता है, हाँ, जिससे वो बार बार उसी एक्सेलरेटिंग गैप से गुजरते हैं। इससे पूरी मशीन काफी छोटी, कॉम्पैक्ट बन जाती है। और हाँ, लागत भी कम। हाँ और ये ज्यादा किफायती हुआ। हाँ, और इस तेजी को, इस एक्सेलरेशन को बनाए रखने के लिए एक तेजी से बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बिजली का क्षेत्र इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, जब तक कण बहुत ज्यादा तेज नहीं होते, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, हाँ उनके घूमने की जो रफ्तार है, उसकी फ्रीक्वेंसी, हाँ उसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ। वो सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करती है: कण का चार्ज कितना है, उसका वजन या मास कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है। अच्छा, कण खुद कितनी तेज चल रहा है, उसकी अपनी स्पीड पर यह फ्रीक्वेंसी निर्भर नहीं करती। और यही इसका राज था शुरू में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता होगा, क्योंकि कण तेज होते जाते हैं। बिल्कुल, असली ट्विस्ट तब आता है जब कण इतने तेज हो जाते हैं कि वो रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने लगते हैं। तब आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का असर दिखने लगता है। स्पेशल रिलेटिविटी, हाँ मैंने पढ़ा है, इसमें वजन बढ़ जाता है। सही कहा, उनका जो प्रभावी वजन है, इफेक्टिव मास, वो बढ़ने लगता है। अब सोचिए, अगर कण भारी हो गया तो वो उसी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा धीरे घूमेगा। ओहो, तो मतलब वो जो घूमने की फ्रीक्वेंसी थी, जो पहले स्थिर थी, हाँ, वो अब स्थिर नहीं रहती, वो कम होने लगती है। और फिर कण उस बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक से बाहर हो जाते हैं, मतलब सही समय पर उन्हें किक नहीं मिलती। तो फिर इसका हल कैसे निकाला? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। हाँ, ये एक सीमा थी क्लासिकल साइक्लोट्रॉन की। तो इसके लिए 2 मुख्य तरीके विकसित किए गए। एक है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। इसमें क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को तो स्थिर रखते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की फ्रीक्वेंसी है, उसे धीरे धीरे कम करते जाते हैं जैसे जैसे कण भारी होते हैं। अच्छा, कणों के साथ तालमेल बिठाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। इसमें वो फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखते हैं। फ्रीक्वेंसी स्थिर। हाँ तो फिर हाँ, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं। जैसे जैसे कण बाहर की तरफ जाते हैं और तेज होते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, ताकि उनके घूमने का समय यानी पीरियड हमेशा एक जैसा रहे। आइसोक्रोनस मतलब समान समय। समझ गई। तो आजकल ज्यादातर यही आइसोक्रोनस वाले चलते हैं। हाँ, आज के जो ज्यादातर आधुनिक साइक्लोट्रॉन है, वो आइसोक्रोनस टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कि ये मशीन काम कैसे करती है, पर इनका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? मतलब सिर्फ फिजिक्स के प्रयोगों के लिए तो नहीं बनी होंगी ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि ये बात सही है कि कई दशकों तक ये बुनियादी रिसर्च के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थे, और आज भी आइसोटोप्स के गुण समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइसोटोप्स मतलब एक ही तत्व के अलग अलग रूप? जी, लेकिन शायद इनका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा है परमाणु चिकित्सा पर, न्यूक्लियर मेडिसिन पर। न्यूक्लियर मेडिसिन? अच्छा। हाँ, एक अंदाजा है कि 2020 तक दुनिया भर में करीब 1500 साइक्लोट्रॉन थे जो सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल के लिए रेडियो आइसोटोप्स बना रहे थे। 1500? ये तो बहुत ज्यादा है। ये रेडियो आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं? जैसे कि फ्लोरीन 18 है या कार्बन 11 है। ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडियोधर्मी होते हैं, और इनका इस्तेमाल होता है पेट स्कैन जैसी तकनीकों में। पेट स्कैन? हाँ, ये तो मैंने सुना है, बीमारियों का पता लगाने के लिए। बिल्कुल, ये शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे देखने में डॉक्टरों की मदद करते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग कण चिकित्सा, पार्टिकल थेरेपी में भी होता है। पार्टिकल थेरेपी? जैसे प्रोटॉन थेरेपी,
ये कैंसर की इलाज का एक तरीका है जहां प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और इसका आइडिया दिलचस्प बात है, रॉबर्ट आर विल्सन ने 1946 में ही दे दिया था। वाओ, 1946 में। ये तो काफी पहले की बात है। और इनका इतिहास तो और भी गहरा है ना? जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी इनका कुछ रोल था। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल प्लूटोनियम की खोज में मदद के लिए हुआ था और फिर लॉरेंस की लैब में ही केलोट्रॉन विकसित हुए। केलोट्रॉन? हाँ, वो साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पर ही आधारित थे और उनका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरेनियम को एनरिच करने, मतलब यूरेनियम 235 को अलग करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। तो हाँ, ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है इनका। तो अगर हम संक्षेप में देखें, साइक्लोट्रॉन के फायदे हुए कि ये छोटे होते हैं लीनियर एक्सेलरेटर के मुकाबले। हाँ, कॉम्पैक्ट, किफायती भी हैं और लगातार कणों की बीम दे सकते हैं। जी कंटिन्यूअस बीम, जो आइसोटोप बनाने जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सीमाएं भी हैं। एक तो वो रिलेटिविटी वाली बात जिसका हमने जिक्र किया। हाँ, रिलेटिविस्टिक लिमिट। और एक और चीज होती है, स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट, वो क्या है? जब आप बहुत सारे चार्ज वाले कणों को एक साथ एक बीम में पैक करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ही चार्ज की वजह से एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। इससे बीम की इंटेंसिटी, मतलब उसकी ताकत, थोड़ी सीमित हो जाती है। अच्छा, तो ये भी एक चुनौती है। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो साइक्लोट्रॉन सुनने में शायद थोड़े जटिल लगें, पर असल में ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा ही, क्या कहूँ, चालाकी भरा इस्तेमाल है। बिल्कुल, एक सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया। हाँ, कणों को गोल घुमाकर तेज करने का ये तरीका, इसने फिजिक्स और मेडिसिन दोनों को ही बदल दिया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इतने साल बाद भी उनका छोटा आकार और लगातार बीम देने की क्षमता, ये गुण उन्हें आज भी बहुत काम का बनाते हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में। हाँ, खासकर मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे रेडियो आइसोटोप बनाना, जहां ये सचमुच में जिंदगियां बचाने में मदद कर रहे हैं। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि कैसे अर्नेस्ट लॉरेंस की लैब में बना एक शुरुआती फिजिक्स का उपकरण आज दुनिया भर के अस्पतालों और रिसर्च सेंटरों का एक मानक हिस्सा बन गया है। हाँ, ये विज्ञान की प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कण त्वरण में, पार्टिकल एक्सेलरेशन में अगला बड़ा कदम क्या होगा, अगली बड़ी खोज क्या होगी और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।